हाय फ्रेंड्स, ये है पार्ट 2 ऑफ द लास्ट 30 ईयर PYQ सीरीज। अभी जो 30 ईयर का जो PYQ है इसके अंदर यूपीएससी का भी कवर है, स्टेट पीसीएस का भी है, सीडीएस का भी है, सीएपीएफ का और एनडीए का भी है। तो एक तरह समझिए कॉम्प्रिहेंसिव पूरा PYQ है और आप खुद देखेंगे कि कैसे स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन आपको सीडीएस में दिखता है, कैसे सीडीएस के क्वेश्चन आपको सीएपीएफ में दिखते हैं। तो एक तरह से कंबाइन है। आप ये बिल्कुल नहीं आज के टाइम बोल सकते कि PYQ हम नहीं करके जाएंगे, सिर्फ एक ही अब सीडीएस के लिए पेयर कर रहे हैं तो सिर्फ सीडीएस का करके जाएंगे, तो फिर एक तरह से आपका दीवार में सर फोड़ने जैसा हो गया। क्योंकि सीडीएस का PYQ सिर्फ सीडीएस तक लिमिटेड नहीं रह गया अभी, और सीडीएस के क्वेश्चन सिर्फ सीडीएस की PYQ से नहीं आ रहे। आजकल यूपीएससी प्रीलिम्स का भी PYQ आपको करना पड़ेगा, आपको सीएपीएफ का भी करना पड़ेगा। चलिए प्रीलिम्स का भी एक बार बहुत हाई लेवल हो जाता है, लेकिन आप बाकी नहीं इग्नोर कर सकते, यू हैव टू डू दैट। तो इसलिए पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है जिसके अंदर मैं सारे PYQ करा रहा हूं मैं। चलिए अब पहला क्वेश्चन पे आते हैं। ये यूपीएससी सीएससी प्री 2009 का क्वेश्चन है। द राइट ऑफ गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्सेस एंड फीस, ये मैंने इसलिए हाईलाइट किया है यहाँ पे ब्लू में, ये आपको एग्जाम में ऐसा नहीं मिलेगा। इज प्रोवाइडेड इन विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए आपको नहीं पता है, मैं मान लेता हूं आपको नहीं पता है, आपको रोमन नंबर पढ़ने आते हैं, इसको बोलते हैं सिक्स्थ। बताइए सिक्स्थ शेड्यूल में क्या है। हमारे पास 4 स्टेट आते हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात होती है, वहां पे एटीएम स्क्वायर की बात होती है, दैट इज असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय, इनकी बात होती है यहाँ पे। कि यहाँ पे होगा, ये नहीं होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे 9th शेड्यूल की। 9th शेड्यूल में क्या आता है, सर्टेन एक्ट्स एंड लॉज, सर्टेन एक्ट्स आते हैं यहाँ पे, which was created in 1951 by जवाहरलाल नेहरू जी गवर्नमेंट। और पर्पस क्या था उनका, इट वाज केप्ट अवे फ्रॉम द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू। लेकिन 1973 के बाद केशवनाथ भारती केस आता है जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात होती है, और आईआर कोलो केस वर्सेस तमिलनाडु, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वॉट एवर लॉज एंड वॉट एवर एक्ट्स आर पुट इन द 9th शेड्यूल आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू इफ दे आर हर्टिंग द बेसिक प्रिंसिपल। बेसिक तो ये तो नहीं है। 11th शेड्यूल क्या है, पंचायती राज। तो क्या बचा, 7th ही बचा। अब कैसे 7th भी कैसे है ये बताओ, ये बात पता होना चाहिए। 7th के यहाँ पे 3 लिस्ट आती हैं। कौन सी लिस्ट है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट आती है, करेक्ट। यहां पे और इसके अंदर रेसिड्यूरी पावर नहीं आती है, बाय द वे बता दो आपको। और ये कौन से आर्टिकल का पार्ट है, आर्टिकल नंबर 246 का पार्ट है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। ओके, सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन का जो पार्ट है। अब देखिए यहां पे टैक्सेस एंड फी कौन इंपोज करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ऑफ कोर्स ही बात है। ओके, अब कौन कौन सी ऐसे टैक्सेस होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज करती है, आपको पता होना चाहिए, वो बता देता हूं आपको मैं। कस्टम ड्यूटी क्या होती है, एक्साइज ड्यूटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इनकम टैक्स, ऑफ कोर्स इनकम टैक्स वही लगाते हैं, आपको इतना पता होना चाहिए। कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स वैसे डायरेक्ट टैक्स है। ओके, और फिर आता है अपना जीएसटी। ये सारी चीजें ये आपको मिलेगा, आपको इसमें पार्ट में मिल जाएगा, अपने 7th शेड्यूल में मिल जाएगा। और ये सारा का सारा यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको ये देखिए, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, जीएसटी, ये सारा का सारा यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। अब यहाँ पे सेंट्रल जीएसटी होगा, सीजीएसटी होगा, ओके, एसजीएसटी तो स्टेट लगाएगा, ये आप लिख लीजिए। अब यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ा ये भी कर लेते हैं कि कौन कौन से टैक्स जो स्टेट लगाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सेल टैक्स हो गया, ओके, जैसे कि मोटर व्हीकल टैक्स हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मोटर व्हीकल टैक्स कौन लगाता है। इकोनॉमिक्स का जब मैं आपको कराऊंगा ना तो ऑप्शन में देखेंगे, काफी चीज आपको मिलेगी। लैंड रेवेन्यूज हो गए यहाँ पे, ओके। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी हो गया। स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर तो बहुत बार क्वेश्चन आया कि स्टैम्प ड्यूटी कौन लगाता है भाई, स्टैम्प ड्यूटी स्टेट लगाता है। ओके, इसके बाद एंटरटेनमेंट टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स आपको बता दूं मैं कि अपनी जो लोकल बॉडीज होती है वो लगाती हैं। ओके, क्या वो लिखा मैंने, एंटरटेनमेंट, स्पेलिंग देख लेना यार, ठीक है। आप सुनते सुनते लिख लिया करो, मेरे भरोसे मत रखा करो, मेरे को यहाँ पे उतना अच्छा होता नहीं है लिखने के लिए। ओके, तो ये सारे टैक्स जो होते हैं ये आपको पता है, लैंड रेवेन्यू, मोटर व्हीकल टैक्स, सेल टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये टैक्स कौन लगाता है, स्टेट लगाता है। ये अलग से लिख लो, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, लॉ हो जाना चाहिए, मैं आपको कायदे से बोलूँ, इसके लिए कोई और तरीका नहीं है। ओके, और यहाँ पे जो कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, जीएसटी, ये आपको, और यहाँ पे आएगा एसजीएसटी। एसजीएसटी मतलब स्टेट का जीएसटी कौन लगाएगा, ये लगाएगा राज्य, ठीक है। चलिए अभी आपको बता देता हूं, इकोनॉमिक्स में कवर करूंगा, डोंट वरी। अभी आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। लैंड रेवेन्यू, एक्साइज ऑन द लिकर, ओके, वो तो नो भी रहा था।
ये तो आपको ऑलरेडी पता है, ये सब चीजें बता रखी है आपको। 9th शेड्यूल में क्या क्या आता है। 11th शेड्यूल में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात होती है, और 12th शेड्यूल में बात होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी मतलब अर्बन लोकल बॉडीज की बात होती है 12th शेड्यूल में। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 2008 का क्वेश्चन। Which schedule of the Constitution of India contains special provision for the administration and control of scheduled area in several state? देखिए अंतर समझिए जरा, यहाँ पे सेवरल स्टेट दिया है और 6 शेड्यूल में बात होती है 4 स्टेट की, बस वहां पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है। अब आपको ये बताने की जरूरत है क्या? इसका आंसर क्या होगा? 5th शेड्यूल। कौन से 10 स्टेट हैं? अब आपको बहुत बार बता चुका हूं मैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, और बीच में आता है एमपी। आपको सीक्वेंस में बताया मैंने, आप सीक्वेंस कनेक्ट कर लीजिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश और बीच में एमपी। ओके, ये आते हैं शेड्यूल एरियाज जो जिसके यहाँ पे डिमार्केट करके रखा गया है इन राज्यों में। ओके, तो ये आते हैं 5th शेड्यूल में। 3rd शेड्यूल में, 7th शेड्यूल में अगर वही आता है। 9th शेड्यूल आपको पता ही है जिसके अंदर सर्टेन एक्ट्स आते हैं। 3rd शेड्यूल में क्या आता है? ओथ आते हैं, ओथ। और किसका किसका ओथ यहाँ पे नहीं है? ओथ एंड सेरेमनी यहाँ पे नहीं है। ओथ एंड अफर्मेशन किसका किसका यहाँ पे नहीं है? देखिए 2 बड़े बड़े हस्तियां यहाँ पे, प्रेसिडेंट साहब का आर्टिकल 60 में है और गवर्नर साहब का यहाँ पे आर्टिकल नंबर 159 में है। ये इतनी बार मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों की, मुझे रट गया है। तो मेरे हिसाब से अगर आप मेरे से पहले पीआईक्यू से कनेक्टेड हैं, आपको मैं गारंटी लिख के देता हूं कि आपको ये सब चीजें रट जाएंगी और आप बोलोगे नहीं कि इसके बाहर आपको नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। मतलब अगर आपको पॉलिटी के अंदर अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो समझिए कि आप 19 क्वेश्चन तक तो आपको कवर कर दूंगा मैं। एक क्वेश्चन की गारंटी तो भगवान भी नहीं लेता यार, ठीक है? तो उतना तक आपको 99% की गारंटी मैं ले लेता हूं। मेरे साथ बने रहिए, आपको इतना अच्छा करा दूंगा मैं पॉलिटी के अंदर। बाकी भी कराऊंगा, लेकिन पहले अभी जो करा रहा हूं उसी की गारंटी लूं, ठीक है? क्या पता इकोनॉमिक्स तक मैं मर जाऊं, क्या भरोसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बात की 5th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्सेप्ट द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट विच आर कवर्ड अंडर 6th शेड्यूल। ऑलरेडी हमने बात की उसके ऊपर, ठीक है? फॉर द वेलफेयर एंड द डेवलपमेंट पॉलिसीज ऑफ स्टेट ट्राइब्स इन दीज एरियाज। चलिए 3rd शेड्यूल ओथ एंड अफर्मेशन की बात हुई है। 7th शेड्यूल में अगेन वही लिस्ट हमने बात की। 9th शेड्यूल में सर्टेन लॉज दैट आर बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू बट लेटर ऑन। चलिए इसके ऊपर बाद में कभी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। यहाँ पे काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आर्टिकल 371A टू आर्टिकल 371I were inserted in Constitution of India to meet the regional demand of Nagaland, Assam, Manipur, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। देखिए आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आर्टिकल नंबर 371 से लेके आर्टिकल नंबर 371J तक, आई तक नहीं J तक, इसमें आई दिया है, J तक मैं चाहता हूं कि आप लोग क्या करिए, एक लिस्ट बनाइए और लिखिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि सीडीएस में अब आपको आगे भी देखने मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, इसके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई आर्टिकल 371B बताइए किससे है, तो आप क्या करेंगे? जैसे आर्टिकल 371 है तो नागालैंड के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बी किसके लिए? बी बता दीजिए। तो ऐसे आता है, जैसे आपको बी बता देता हूं, आर्टिकल 371B किससे है? आसाम से। अब लिख लीजिए मेरे साथ, ठीक है? सी किसके साथ है? मणिपुर है। एग्जाम में डायरेक्टली आता है यार, अब इसका कोई तरीका नहीं है, और भी हम इसके डिटेल में करेंगे, लेकिन पहले डायरेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो भी कर लीजिए। डी किससे एसोसिएटेड है? आंध्रा से है। ई किससे है? इसी का भाई है, तेलंगाना से है, ठीक है? अपना नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, आंध्रा एंड तेलंगाना के लिए दोनों साथ में आ जाता है। ई के लिए सिक्किम है, माय मिस्टेक, ई के लिए यहां पे सिक्किम है, ठीक है? और आपसे पूछा भी था मैंने कि सिक्किम के लिए कौन सा आर्टिकल है? 371E। ओके, एफ के लिए कौन सा है? दैट इज मिजोरम। उसके बाद जी के लिए आपके लिए एपी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। एच के लिए गोवा, और आई के लिए क्या होगा यहाँ पे? अच्छा, बीच में कोई मिस कर रहा हूं मैं यहाँ पे, आई थिंक नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, समवेयर आई थिंक वन में। चलिए ठीक है, बट इतना भी लिख लीजिए। ओके, इतना जी तक तो लिख, सॉरी क्या बोलते हैं, जी तक तो लिख लीजिए। ओके, अच्छा एच भी बताया ना आपको, एच क्या होता है? एच यहाँ पे गोवा है, तो यहाँ पे आई क्यों दिया है? आई थिंक समवेयर आई एम डूइंग द मिस्टेक, कुछ तो भी। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी देखते हैं बाद में, बट ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब इसमें भी कोई एक दो मिस्टेक कर रहा हूं मैं, शायद से डी और ई के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए अलग अलग है। ओके, यही मिस्टेक लगता है कर रहा हूं, तभी शायद से काउंटिंग मिस्टेक हो रही है। चलिए कोई नहीं, इसको, बट ये स्टेटमेंट सही है,
मतलब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है तो ये सही है कम से कम। अब ये इतना भी नहीं याद है, लेकिन ऑप्शन कभी कभी जब हमारे सामने आते हैं तो हम ऑप्शन के हिसाब से भी कर लेते हैं। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एनविसेज और ड्यूअल पॉलिटी द यूनियन एंड द स्टेट बट हैज अ सिंगल सिटीजनशिप। देखिए अमेरिका के पास सिंगल सिटीजनशिप नहीं है, हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है, बट दे हैव द ड्यूअल सिटीजनशिप। तो स्टेटमेंट गलत हो गया। A naturalized citizen of India can never be deprived of the citizenship। ये तो स्टेटमेंट हमने कुछ देर पहले ही किया था, लास्ट टाइम भी किया था। क्यों नहीं कर सकते भाई, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? अभी देखिए कितनी बार, इससे पहले वाला भी अगर आप पीआईक्यू देखेंगे उसमें भी रिपीट सेम काइंड का हुआ है कि जिसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती है, अगर एक्वायर करता है तो हम उसको उससे छीन नहीं सकते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट टेक इट। क्यों नहीं कर सकता? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा ले सकता है, मतलब एज पर द गिवन कंडीशन। तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 and 3 रॉन्ग है। फर्स्ट इज द स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट, तो ओनली 1 इज द राइट स्टेटमेंट हियर। ओके, अब देख लेते हैं जरा यहाँ पे। चलो यहाँ पे दिया है। ए यहाँ पे बात करता है नागालैंड से, दैट्स करेक्ट। बी यहाँ पे बात करता है असम से, ये भी करेक्ट है। सी यहाँ पे बात कर रहा है मणिपुर हिल एरिया कमेटी, ठीक है। डी यहाँ पे, डी एंड ई, ओके ओके दैट्स व्हाट, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के साथ यहाँ पे जाएगा। आई थिंक यहाँ पे तेलंगाना है ना, तो यहाँ पे तेलंगाना के साथ जाएगा। ओके दैट्स व्हाट आई वाज मेकिंग द मिस्टेक। डी एन ई यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के लिए चला जाता है। एफ यहाँ पे सिक्किम के लिए है, यहीं पे करेक्ट कर लीजिए, यही मुझसे गलती हो गई थी, यहीं पे मिसकैलकुलेट हो गया था मैं। जी यहाँ पे मिजोरम के लिए है, एच यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के लिए, आई यहाँ पे गोवा के लिए, और जे यहाँ पे पार्ट ऑफ कर्नाटका के लिए है। ओके, जे भी है, जे भी है, ऐसा नहीं जे नहीं है, जे भी है, ठीक है। जे आपको पार्ट ऑफ द कर्नाटका में मिलेगा, कुछ पार्ट है, सर्टन पार्ट्स है, सर्टन एरियाज हैं, वो कर्नाटका के हैं, ठीक है। ये आप प्लीज करिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके डिटेलिंग में आजकल क्वेश्चन आता है। आजकल मणिपुर हिल कमेटी के ऊपर कुछ एरिया, कुछ ना जो क्लॉज है उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं आजकल। आसाम के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, नागालैंड के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। सो यू कांट डिनाई दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको एक क्वेश्चन यहां से आ ही जाता है। मैच द फॉलोइंग में कभी कभी आता है, मुझे याद है 371B डायरेक्टली आस्क इन 2020 CDS पेपर one paper, that was my last paper, that's why I remember, that was my last paper of the CDS। so ये वाला डायरेक्टली पूछा हुआ था कि 371B किससे एसोसिएटेड है, so it was associated with आसाम। ओके, चलिए अब बाकी पढ़ लीजिएगा ऑलरेडी। हाँ, अब देखिए कैसे भी डिप्राइव किया जा सकता है, अगर आपने फ्रॉड से लिया है, या फिर आपने डिसलॉयल्टी शो की है, या फिर आपने एनिमी कंट्री की ड्यूरिंग द टाइम हेल्प की है, ओके, या फिर आप सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व हैं, तो इस तरह से लिया जा सकता है। या फिर आपने क्या किया है, या फिर आपने सिटीजनशिप एक्वायर की है, और मतलब एक्वायर की है, यहाँ पे बात बोल रहे हैं एक्वायर की है, और कंटिन्यूअसली 7 साल के लिए इंडिया से बाहर है, या एक्वायर करने के बाद विद इन 5 ईयर आपको किसी दूसरी कंट्री में 2 साल की जेल हो जाती है। सो ऑल सच केसेस सिटीजन ऑफ इंडिया कैन टेक या रिपील योर, कैंसल योर सिटीजनशिप, ठीक है। तो डेफिनेटली नेचुरलाइज सिटीजन कैन, सॉरी ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं 2001 का। इफ अ न्यू स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड, अभी न्यू स्टेट की बात, क्रिएट करने की बात हो रही है, तो कौन से शेड्यूल की बात होगी? शेड्यूल नंबर 1 की बात होगी। वैसे बाय द वे शेड्यूल नंबर आता है आर्टिकल, शेड्यूल नंबर 1 आता है आर्टिकल नंबर 1 टू आर्टिकल नंबर 4, जो कि डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से। सेपरेट वीडियो है मेरा इसके ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड? फर्स्ट कमेंट करना पड़ेगा। ओके, देखिए क्योंकि इसके अंदर ही कवर है, इसमें कुछ अलग से समझाने वाली बात नहीं है। अब यहां पे एक बात और है, अगर इंडिया को जैसे अपनी इंटरनल मैप को रिड्रॉ करना है, जैसे उन्हें महाराष्ट्र के 3 पार्ट करने हैं, एक विदर्भ का अलग बनाना है, ओके, और उन्हें गुजरात के भी 2 पार्ट कर लेने, उन्हें सौराष्ट्र को अलग करना है गुजरात से, क्योंकि उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। तो उस केस में क्या उन्हें स्टेट से परमिशन लेने की जरूरत है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को गुजरात गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत है कि हम आपसे, आपके पूरी इतनी बड़ी टेरिटरी से हम सौराष्ट्र को अलग कर रहे हैं? तो लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। Although President will send that particular bill to the state legislature of the Gujarat, but the recommendation of the Gujarat legislature is not binding on the president nor on the parliament or government, you can say central government। तो कहने का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से इंडिया का मैप या गुजरात का मैप, एज राइट नाउ आई एम गिविंग एग्जांपल, उसका मैप रिड्रॉ कर सकती है। लेकिन ऐसा अगर कोई बिल आता है, एक और कंडीशन है यहाँ पे ध्यान रखिए, जब भी कोई ऐसा बिल आता है जिसके अंदर न्यू स्टेट क्रिएट करने की बात हो रही है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन, तो उस बिल को पहले प्रेसिडेंट का कंसेंट लगता है। देन ओनली द बिल इज इंट्रोड्यूस इन द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये भी बिल्कुल दिमाग में रखिए, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा में भी हो सकता है, लोकसभा में भी हो सकता है, बट जनरली हमें देखने को मिलता है लोकसभा ही करती है ये सब चीजें में, ठीक है। तो ये फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट है।
ये ऑलरेडी पढ़ा है हमने। क्या क्या कर सकते हैं, नेम ऑफ द स्टेट, नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरी, whenever new state is created its name must be added to the first schedule, of course नया स्टेट है तो बिल्कुल ऐड करेंगे। if any state is reorganized, renamed or merged, necessary changes must be done in the first schedule, of course ये बात है, वो चेंजेस तो करने पड़ेंगे, नया नाम ऐड करना पड़ेगा, किसी का नया क्रिएशन हुआ है, नया नाम चेंज हुआ है तो वो सब चेंज करना पड़ेगा। Article 3 of the Constitution, Parliament has a power to form a new state, alter state boundary, rename a state through a simple majority। एक बात आपको बता दूं, इसके लिए आर्टिकल 368 को इन्वोक करने की जरूरत होती ही नहीं है, बिकॉज शेड्यूल 1 को हम सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। और कौन कौन से शेड्यूल को हम कर सकते हैं, शेड्यूल नंबर 4 को कर सकते हैं। अब देखिए, अब एक बात आप बता दो, शेड्यूल 4 होता है राज्यसभा के अंदर एलोकेशन है सीट्स की, द एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द राज्यसभा। अब यहाँ पे बताइए, एक नया स्टेट क्रिएट कर दिया मैंने, विदर्भ क्रिएट कर दिया महाराष्ट्र में, तो विदर्भ में से ऑफकोर्स कुछ लोग तो जाएंगे ना राज्यसभा में, विदर्भ की अलग से सेपरेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी, वहां से कुछ लोग चूज होकर जाएंगे राज्यसभा में, तो जो सीट का लोकेशन चेंज होगा ना, कुछ तो महाराष्ट्र का कुछ, जो ओरिजिनल महाराष्ट्र उसका कम होगा, विदर्भ को कुछ दिया जाएगा, तो डेफिनेटली उसके लिए शेड्यूल 4 में बदलाव करना पड़ेगा। और शेड्यूल 4 में अगर आपको बदलाव करना है, यू कैन डू विद सिंपल मेजोरिटी। और कौन कौन से शेड्यूल में सिंपल मेजोरिटी हो सकता है, ओथ एंड अफर्मेशन, शेड्यूल नंबर 3, सैलरी एंड अलाउंसेस, शेड्यूल नंबर 2, 1 2 3 4 5, 5 में क्या है, जो 10 स्टेट है, 6 में क्या है, तो 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 शेड्यूल हैं फ्रॉम टॉप टू फर्स्ट टू 6, इसको सिंपल मेजोरिटी से अमेंड कर सकते हैं। शेड्यूल नंबर 8 ऑफिशियल लैंग्वेज का, इसको बदल सकते हैं सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, ये तो आप दिमाग में रखिए। चलिए, शेड्यूल नंबर 7 को नहीं कर सकते, देखें अभी इसको समझा दिया है, देखिए आप लोग। सेकेंड शेड्यूल आपको पता ही है, सैलरी अलाउंसेस। थर्ड शेड्यूल अभी बताया आपको मैंने, ओथ इन्फॉर्मेशन। चलिए, कितनी बार वही तो रिपीट हो रहा है, अगला देखते हैं। In the interim government in 1946, the vice president of executive council was, कौन था भैया वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। ये आपको रटने वाली चीज है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकता, इसमें कोई मतलब कुछ हमारे हाथ में है ही नहीं। अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। ठीक है, प्रेसिडेंट, अच्छा अब इसमें ऑप्शन देख लें जरा। राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे भाई, ये क्या थे, ये तो अपने प्रेसिडेंट थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हमारे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसके पहले प्रेसिडेंट थे। इंटरिम प्रेसिडेंट जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, जिनको एक दिन के लिए बनाया गया था, बिकॉज उस टाइम पे जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर था उनको सबसे पहले दिया था, तो इंटरिम बने थे वो, 1-2 दिन के लिए बने थे। आफ्टर दैट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी टुक द चार्ज एंड ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। राधा कृष्णन जी हमारे क्या है, हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट है और 10 साल का इनका टेन्योर है। एग्जाम में एक बार ये पूछा है, फ्रॉम 3-4 जो इनके दिए थे वाइस प्रेसिडेंट दे रखे, तो उनका सीक्वेंस पूछा हुआ है, वो भी आपको याद रखना चाहिए। बताता हूं, पहले थे हमारे डॉक्टर राधा कृष्णन जी, सेकंड थे जाकिर हुसैन जी, थर्ड थी बिड्डी जाती जी, ओके, और फोर्थ थे आई थिंक थर्ड वीवी गिरी थे, फोर्थ बिड्डी जाती थे, ओके, थर्ड वीवी गिरी थे, फोर्थ बिड्डी जाती थे। ठीक है, चलिए 4-5 याद रहे, ठीक है। वैसे तो कायदे से बोलो तो सब कुछ याद कर लो, लेकिन इतना भी क्यों, कुछ कुछ ऑप्शन से भी निकल जाता है। चलिए यहाँ पे अब इतना इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन 1993 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन रिलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए आपको बता दो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आपको भले कुछ नहीं पता हो, लेकिन दिमाग में एक चीज रखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था ना, उसके जो लोग चूज होकर आए थे, कहां से आए थे, वो आए थे आपके प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से आए थे। जो उस टाइम पे प्रोविंसेस एग्जिस्ट कर रही थी ना, वहां से उठ के आए थे। तो प्रोविंस से उठ के आएंगे तो क्या होगा, उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। डायरेक्ट इलेक्शन बहुत वैसे भी लिमिटेड फ्रेंचाइज थी, लेकिन आप प्रोविंसेस से उठ के आ रहे हो तो वहां पे इनडायरेक्ट इलेक्शन था। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट से लोग आए थे वो डायरेक्टली नॉमिनेटेड थे। ठीक है, तो आप एक तरह से बोल सकते हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स वर सिटिंग इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और बिकम द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देयर वाज नो एडल्ट सफरेज, देयर वाज नो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, देयर वाज नो डायरेक्ट इलेक्शन। तो एडल्ट सफरेज तो हटा दीजिए, नो डायरेक्ट इलेक्शन, बिकॉज डायरेक्ट इलेक्शन होगा तभी तो, ये भी हटा दीजिए। मल्टी पार्टी बॉडी, यस, असेंबली वाज अ मल्टी पार्टी बॉडी, ऑफ कोर्स। वर्क थ्रू वेरियस कमिटीज, बिल्कुल सही। थर्ड, ये तो आपको देख के भी लग रहा है ना, हाँ यार ये तो स्टेटमेंट सही लग रहा है। आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, बेसिक आइडिया है, काम हो जाएगा, आपको इतना रटने की भी जरूरत नहीं। इसके अंदर बहुत सारे कुछ सीट्स रिजर्व किए गए थे एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें सब में नहीं जाना है। क्वेश्चन वाइज हम चले जाएंगे, नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन आने दो और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी के हिसाब से लॉजिकली इतना पता होना चाहिए, इतने पे भी आपके 1-2 क्वेश्चन निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में क्वेश्चन आता है।
लेकिन आता है, ये मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा, आता है। लेकिन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी आज ज्यादा क्वेश्चन है, अब इसमें आप पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। देखिए मल्टी पार्टी, मुस्लिम लीग, स्मॉलर ग्रुप्स, बहुत सारे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन 1993 का, विच इज द कॉमन फीचर बिटवीन द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका। क्या सिंगल सिटीजनशिप है? क्या नहीं है, हमारे पास सिंगल है, उनके पास डबल है। 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी नहीं पता भाई, हमारे पास है, उनके पास नहीं है। उनके पास स्टेट, उनके पास अपना जो कॉन्करेंट है वो स्टेट के पास ही आता है, ठीक है। ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम, नहीं भाई, हमारा इंटीग्रेटेड है, डी वाला सही है, ठीक है। और फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे? वहां पे भी जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है, हमारे पास भी जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है, हम दोनों के पास है। यहां पे ब्रिटेन के पास जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट नहीं है, बिकॉज वहां की पार्लियामेंट सोवरेन है। ओके, तो डी इज द राइट आंसर हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए US Constitution does not have such as power are divided between the federal and the state government through explicit and implied provision। देखिए वहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट है, रेसिड्यूरी पावर भी उनके स्टेट के पास है, ठीक है। तो कॉन्करेंट जैसा कुछ है नहीं वहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा इस पे टाइम नहीं देंगे यार, क्योंकि क्या होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आज रखे हैं मैंने, इसलिए बता रहा हूं आपको मैं, ये पढ़ सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे यूपी पीसीएस से चालू हो गया अब 2022 का, यहां से थोड़ा फास्ट जाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं करा चुका हूं। विच आर द फॉलोइंग, अच्छा इसको मैच द फॉलोइंग करना है ना। अब बताइए थर्ड शेड्यूल में क्या होगा, अभी पढ़ा है हमने ऑलरेडी। थर्ड शेड्यूल ओथ एंड अफर्मेशन, करेक्ट। फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। सेवेंथ शेड्यूल क्या होगा, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज टू बी मेड बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, करेक्ट। सेवेंथ शेड्यूल की बात कर रहा है। और एट शेड्यूल लैंग्वेजेस है। अब इसको, इसमें कुछ क्या समझाने लायक है, ऐसे मैच द फॉलोइंग आते हैं। अब आपको लगता होगा ये हमारे सीडीएस में नहीं आएगा, तो मूर्ख हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप देख लीजिएगा इसको, वही सब चीजें यहां पे दी हुई हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट एंड अरेंज देम इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए यूनियन द टेरिटरी, ये क्या है, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 4 तक है। फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हमारा पार्ट 4A में आता है, आर्टिकल नंबर 51A। सिटीजनशिप, ये हमारा आर्टिकल 6, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। अब अरेंज करिए इसको, सबसे पहले यहां पे 1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा और फिर 2 आएगा, करेक्ट। 1 3 4 2, यही होगा अरेंजमेंट, और तो कुछ नहीं होगा। देखिए इसका क्या है, 1 3 4 2। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसके ऊपर बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करें, आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पे ये सब चीजें ऑलरेडी बताई हुई है, आपको इतना पता होना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटी, 42nd अमेंडमेंट, स्वर्ण सिंह कमेटी का स्वर्ण सिंह रिकमेंडेशन, उसके बाद 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी, उसके अंदर 11th वाली हमने 2002 में ऐड की, 86 अमेंडमेंट के बाद राइट टू एजुकेशन वाला जोड़ा। ओके, ये सब आपको पता है, ठीक है। उसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटी में एक बहुत अच्छा एक जस्टिस वर्मा कमेटी है, 1998 में सेटअप किया गया था। पर्पस था कि भाई चेक करे कि फंडामेंटल ड्यूटी को मतलब कितनी फंडामेंटल ड्यूटी लीगली बाइंडिंग करा रखी है बाय द पार्लियामेंट, बिकॉज पार्लियामेंट हैज द पावर। ओके, फंडामेंटल ड्यूटी इज ओनली फॉर द सिटीजन, नॉट फॉर द अदर्स, मतलब फॉरेनर्स के लिए नहीं है। और फंडामेंटल ड्यूटी कैन बी वन ऑफ द सोर्स टू चेक द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड हु विल चेक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द हाई कोर्ट। चलिए काफी बता दिया मैंने, ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिया। एक सिंपल सी और बात, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो वो टर्म है, आपको प्रिएम्बल में भी दिखेगा, आपको फंडामेंटल ड्यूटी में भी दिखेगा। चलिए अब इससे ज्यादा आएगा तो बता देंगे यार, कोई बात नहीं। अब बताइए यहां पे नॉट करेक्टली मैच, ये मैंने आप सोर्सेस में करा रखा है। फंडामेंटल राइट यूएसए से लिया, बिल ऑफ राइट्स है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से लिया है, और इसका कंसेप्ट एक और है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में था। और किसको दिया था वो गवर्नर जनरल के लिए इंस्ट्रक्शन होते थे। उसी तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर सर्टेन गाइडलाइंस फॉर द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, नो डाउट। स्टेटमेंट सही है। रेसिड्यूरी पावर ऑफ सेंटर ऑस्ट्रेलिया से नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से हमने 2 बड़ी बड़ी चीजें ली हैं, बता देता हूं आपको। इससे हमने लिया है अपना कॉन्करेंट लिस्ट, और हमने लिया है ज्वाइंट सेटिंग का कंसेप्ट, इससे लिया है ऑस्ट्रेलिया से। रेसिड्यूरी पावर ऑफ द सेंटर, देखिए जितनी भी फेडरल फीचर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात होगी ना, वो हमारा कनाडा से है। देखिए रेसिड्यूरी पावर क्या है, आर्टिकल 248 में है, और एक इसको जाएगा, एट्रीब्यूट जाएगा कनाडा को जाएगा, बिकॉज रेसिड्यूरी पावर क्या करता है, यूनियन को ज्यादा पावरफुल बनाता है,
ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन देखिए, वैसे इमरजेंसी प्रोविजन आपको बता देता हूं मैं, यहां पे भी स्टेटमेंट थोड़ा सा ही ऑप्शन वेग है, क्योंकि इमरजेंसी प्रोविजन हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने लिया है। हमने जो जर्मनी से लिया है ना, उसमें लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ध्यान से सुनिए, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये हमारा जर्मनी से है, दैट इज वेमार रिपब्लिक। और इमरजेंसी का जो प्रोविजन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, इसको करेक्ट कर लीजिए। अब ऑप्शन ऐसी था तो यहां पे मान के चलता हूं कि इमरजेंसी जर्मनी का कंसेप्ट मतलब लिया है, बिकॉज सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट हमने वहां से मतलब एक तरह से कंसेप्ट लिया है, ठीक है, ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो ये आपको क्लियर कर दिया। अच्छा, यूएसए से और क्या लिया हमने? हमने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी लिया है वहां से, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू लिया है हमने वहां से। चलिए, अच्छा यहां पे आयरलैंड से हमने एक और चीज ली है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा। क्या बोला मैंने? नॉमिनेशन, 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है ना राज्यसभा के अंदर, वो हमने आयरलैंड से लिया है। आपको मिलेगा अभी, देखिए पीसीएस लेवल के जो क्वेश्चन आपको दिखेंगे ना, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको बहुत बारीकी बारीकी वाले क्वेश्चन मिलेंगे। बोले ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है? तो बोले हाँ, चलिए आप देखेंगे, आपको मिलेगा, मतलब इतने फैक्चुअल मिलेंगे, अब क्या बताऊं आपको मैं। ठीक है, चलिए अब यहां पे बात करिए। अब आप एक अभी आर्टिकल सुने हैं, आपने सिर्फ एक आर्टिकल सुना होगा, आर्टिकल 61, जिसके ऊपर काफी अलग से मैंने भी वीडियो बनाया है, दैट इज इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये आपका आर्टिकल 1 के साथ 1 और 2 जाएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं मैं। उसके बाद रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखिए थोड़ा सा ना दिमाग लगाइए, किसी को याद नहीं है, ना मैं भगवान हूं ना आप है, किसी को याद नहीं रहता। इसके पीछे एक तरीका है, आपको अगर थोड़ा सा भी आइडिया है, इतना तो आपको होना भी चाहिए। देखिए जैसे चैप्टर नंबर 5 किसके बारे में बात करता है? यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। यहां पे यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट, बोथ आर द यूनियन एग्जीक्यूटिव। आपको आर्टिकल 61 तो याद होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं कि आप बिना पेपर में मुंह उठाए जा रहे हैं, तो बिल्कुल मत करिए। आर्टिकल 61 अगर पता है आपको तो ऑप्शन से खेलते हैं जरा भी। ए का 2 है, देखिए ए का 2 है, कहां है? 2 जगह पे है, तो डी का 1 होगा ना, डी का 1 होगा, खत्म हो गई बात, ठीक है। अब क्या है? 3, 4। अब आपको भी जो बता रहा था वो तो हिंट ही गायब हो गया। देखिए आर्टिकल 67 कहां आएगा? आर्टिकल 52 और आर्टिकल 78 के बीच में आएगा। पहला वाला हो गया यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए, तो डेफिनेटली आर्टिकल 67 कहीं ना कहीं यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट से बात करेगा ना, तो बी का 3 होना चाहिए। बी का 3 कहां है? हो गया, बात खत्म। मेरे को सिर्फ 2 और 3 जानना, एक और जानना था बस, 2 और 3। इन्होंने 3 को तो बहुत इजीली दे दिया मेरे को, तो सी मिल जाएगा मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 आर्टिकल दिख रहे हैं 52 और 78 के बीच में, और 2 आर्टिकल दिखने चाहिए आर्टिकल 78 और 122 के बीच में। ये होता है चैप्टर नंबर, ये होता है पार्ट 6, जो कि लेजिस्लेचर से डील करता है, सेंट्रल लेजिस्लेचर से डील करता है, पार्लियामेंट से डील करता है। तो देखिए यहाँ पे रिमूवल ऑफ द स्पीकर आर्टिकल 94 में होता है, और आर्टिकल 93 में होता है अपॉइंटमेंट ऑफ द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर। ये भी लिख लीजिए, आर्टिकल 93 अपॉइंटमेंट ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, एंड आर्टिकल 94 रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। दोनों को साथ में रिमूव, मतलब दोनों को साथ में दिया हुआ है। आर्टिकल 80 किधर गया? 90 डील करता है यहाँ पे रिमूवल ऑफ द डिप्टी चेयरमैन। तो अपॉइंटमेंट किससे डील करेगा? 89 से डील करेगा। थोड़ा ऐसे ना दिमाग लगा के मतलब याद किया है। अब याद करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता ना यार, अब इसमें कैसे करेंगे? तो आर्टिकल 89 इज नथिंग अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द डिप्टी चेयरमैन। यहां पे एक और बात, चेयरमैन का अपॉइंटमेंट इसमें नहीं है। चेयरमैन का अपॉइंटमेंट आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग आर्टिकल 65 पे है, चेक करिए, क्योंकि आर्टिकल 65 क्या होगा? अपॉइंटमेंट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करेगा, और वाइस प्रेसिडेंट इज हु इज वाइस प्रेसिडेंट? एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। इसलिए आर्टिकल 89 में आपको सिर्फ डिप्टी चेयरमैन की अपॉइंटमेंट के बारे में मिलेगा, चेयरमैन की अपॉइंटमेंट के बारे में नहीं मिलेगा। चलिए, ये थोड़ा सा कुछ माइन्यूट डिटेल्स होती हैं, एग्जाम में आ जाती हैं। आजकल आपको पता है बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल 67 बी रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 94 स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा मस्ट वेकेट द ऑफिस इफ दे सीज टू बी मेंबर ऑफ द हाउस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। अब ये बताइए विच ऑफ द नॉट करेक्ट, क्या लगता है आपको? एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल पता है आपको, बहुत बार कर रखा हमने। सेंसस यूनियन लिस्ट में आएगा। एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, अच्छा ये तो 4th शेड्यूल में है ना भैया, तो यही तो गलत है, क्योंकि 2nd शेड्यूल में तो यहां पे हमारे सैलरीज आएंगी ना यहाँ पे। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन स्टेट लिस्ट का पार्ट है। सेंसस इसके बारे में पूछा जाएगा, सेंसस को दिमाग में रखिएगा, सेंसस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट, समझ में भी आता है। ठीक है, चलिए तो ये यहाँ पे चीजें हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम आगे की चीजों से। इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यार, अभी इसके ऊपर करने लगे ना तो सर दर्द हो जाएगा हमारा। द कंसेप्ट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम, कहां से लिया हमने यूनियन ऑफ द स्टेट का कंसेप्ट? ये हमारा ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से है। ठीक है,
सॉरी माय मिस्टेक, ये हटाओ यार इसको, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट दैट इज फॉर द कनाडा के लिए था ये। और यहाँ पे यूनियन ऑफ द स्टेट मतलब क्या बात हो रही, माय मिस्टेक। यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनियन ऑफ द स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे यूनियन ऑफ द स्टेट का ऑफकोर्स बात हमारा फेडरल प्रोविजन है, क्वाजी फेडरल है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे यूनियन को पावर ज्यादा दी जा रही है, तो यहाँ पे कनाडा के लिए होगा। द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट इज नथिंग फॉर द, इट इज फॉर द कनाडा, तो कनाडा के लिए वो, ठीक है। सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है, फ्लो में बह गया था मैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन देख के मैं बह गया, फिर दिमाग में आके नहीं ये कैसे हो सकता है। ओके, तो दिस इज फॉर द कनाडा, ठीक है। चलिए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने दो ही चीज ली है, बड़ी बड़ी हैं, आपको बता दिया मैंने, वही मेरे दिमाग तुरंत खटका कि ऑस्ट्रेलियन से कैसे हो सकता है। ओके, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट मतलब फॉर द कनाडा के लिए, ठीक है। ये गलत है यहाँ पे, फिर इसको ना ही पढ़े तो ठीक है, बट चलिए एक बार। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंस्टेड इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड शेड्यूल में क्या है। अब आपको इतना पता होना चाहिए, ये बहुत क्वेश्चन अच्छा है। थर्ड शेड्यूल में क्या नहीं है, आपको पता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर का यहाँ पे ओथ नहीं है। ओथ एंड ऑफिस फॉर द मिनिस्टर ऑफ यूनियन, हाँ। सुप्रीम कोर्ट का, हाँ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गलत हो गया, थर्ड वाला हटा दीजिए। 1, 2 and 4 कुछ करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, सिर्फ पता होना चाहिए क्या नहीं है। आपको बहुत बार बताया था कि गवर्नर और प्रेसिडेंट नहीं है, क्यों बताया था, एग्जाम में पूछा जाता है। आपको लगता होगा कि फालतू बता रहा हूं ना, नहीं, एग्जाम में पूछा जाता है और काफी बार पूछा जाता है, एक दो बार नहीं, बहुत बार। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यार, ये तो बिल्कुल आपको मतलब देखिए किसका किसका है, यूनियन मिनिस्टर का है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का है, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, क्या एक भाई साहब भी है यहाँ पे, ये ऑफिसर्स है जिसका यहाँ पे ओथ एंड अफर्मेशन थर्ड शेड्यूल में दे रखा है, लिख लीजिए इसको, ठीक है। बट प्रेसिडेंट का आर्टिकल 60 में आता है, गवर्नर का आर्टिकल 159 में आता है, गवर्नर और प्रेसिडेंट नहीं, काफी बार बता चुका हूं। आगे बढ़िए, मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको दिमाग में, अब देखिए, अब आप बताइए यहाँ पे आईआर कोलो केस बताया है कि नहीं बताया है, खुद आप अपने मन से आंसर करिए, नहीं तो कमेंट में करिए आपको अगर ये सब चीजें याद आ रही हैं तो। आईआर कोलो केस बताया है कि नहीं बताया, 2007 का, वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इनके यूपी पीसीएस के मेंस में पूछा हुआ 2017 में। पहले यार मेंस भी इनका ऐसे आता था, ऑप्शन आता था ऐसा, कभी कभी लगता है मेरे को डिफेंस एग्जामिनेशन अगर मैंने नहीं दिया होता तो मुझे यूपी का बीइंग डोमिसाइल फ्रॉम देयर, मैं वहां के एग्जाम देके अभी तक वहां का डीएसपी कुछ बन जाता। मैं, मेरे को डिफेंस का चस्का से सवार था, मेरे लगा कि कोई स्टेट का एग्जाम नहीं देंगे। मेंस पहले ऐसा आता था, खुद देखिए कि मेंस मतलब आंसर राइटिंग में नहीं थी। चलिए कोई बात नहीं, टाइम की बात है। आईआर कोलो केस इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 7th में तो 3 लिस्ट की बात होती है, 8th ऑफिशियल लैंग्वेज की बात हो रही है, 10th एंटी डिफेक्शन की बात करें तो 9th की बात करेगा ना, क्योंकि 9th आर्टिकल 1951 में ऐड किया गया था, फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद नेहरू जी ने किया था। ओके, बहुत सारे ऐसे एक्ट रखे गए थे, स्पेशली एबॉलिशन ऑफ द जमींदारी, लैंड रिफॉर्म एक्ट बहुत सारे थे, उसको रखे गए थे सो दैट इट वाज नॉट फॉर द जुडिशियल रिव्यू। तो आईआर कोलो केस 2007 में था, उसने क्या बोला कि द एक्ट which are kept in the 9th schedule are subject to judicial review if they are hurting the principle of the basic structure, जो केशवानंद भारती के बाद आया था। तो 9th शेड्यूल की बात करेगा, देखिए कैसे क्वेश्चन घूमता है यहाँ पे। केसेस इंपॉर्टेंट है यार, इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। आईआर कोलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 was introduced for the first amendment, आपको किया गया था, mainly related to land reform and socio-economic policies from being challenged in the court for violating the fundamental right। कि उस टाइम में हमारे पास एक अच्छा फंडामेंटल राइट था जिसका नाम मालूम है क्या था, जिसका नाम था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी आपने सुना होगा, हमारा आर्टिकल नंबर 19 में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जिसको हमने अमेंड करके इस टाइम पे कहां रखा है, लीगल राइट बना रखा है, 300A में रखा हुआ है। चलिए क्या बोला यहाँ पे, लॉ प्लेस्ड अंडर 9th शेड्यूल आफ्टर अप्रैल 24 1973, बिकॉज इस दिन पे ही बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी ना। सो आफ्टर अप्रैल 24 1973 के बाद जो एक्ट आप बना के आपने रखा है कहां पे, 9th शेड्यूल में, आप उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू हम कर सकते हैं, ठीक है। दे आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, लेकिन किस बेसिस पे, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं हार्म कर रहे हैं तो, ठीक है। सो विच मीन्स दैट इवन लॉ अंडर 9th शेड्यूल मस्ट अधेयर टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहने का मतलब है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी आपने एक्ट उसके अंदर पुट किया है, दे आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, बिकॉज उसी दिन के बाद हमने बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया है। चलिए बाकी तो आपको पता ही है। एंटी डिफेक्शन 8th शेड्यूल लैंग्वेज की बात करता है, हमारे पास पहले 14 लैंग्वेजेस थी, बाद में 22 हो गई, हमने 3 अमेंडमेंट किए, 21, 72 और 93, ये 3 अमेंडमेंट हमने कर रखे हैं। अब आपको सारा बता रखा है मैंने कि कौन कौन से अमेंडमेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आज हमारे पास। विच केस
सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर दैट द प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी आपको बहुत बार बता चुका हूं मैं। कौन से उन्होंने केस में बोला कि पार्ट है? केशवानंद भारती केस में उन्होंने बोला कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड, बट preamble can you can't amend the basic structure, basic words from the preamble। ठीक है, तो यहां पे बेरवरी केस 1960 जिसके अंदर उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया था प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये बात बोली गई थी। चलिए आगे, सज्जन सिंह केस और गोलकनाथ केस अलग से हम करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे सिटीजन ऑफ इंडिया विल लूज हिज हर सिटीजनशिप इफ शी, आपको बताऊं 2017 का क्वेश्चन है ये, और ये आपको 2017 में ना सीडीएस में भी देखने को मिलता है। सेम क्वेश्चन मैंने कराया है आपको। आप मेरा इससे पहले सीडीएस वाली जो सीरीज है ना, जो 13-14 वीडियो मैंने बनाए हैं, उसको देखिएगा एक बार। ठीक है, तो कैसे लूज करेगा यहाँ पे बताइए? सिटीजन ऑफ इंडिया विल लूज कैसे? रिनाउंस इंडियन सिटीजनशिप, बिल्कुल। वॉलंटरली एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, हाँ भाई बिल्कुल। मैरिज द सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, क्यों भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शादी करिए किसी से भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें कोई ये गलत है। क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, क्यों भाई? मोदी जी क्या करेंगे मेरे लिए? तो कहने का मतलब है मोदी जी को तो कितने लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ लोग तो जेरोनी में बैठ के भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे कि यहाँ पे 3 और 4 नहीं गलत है, मतलब गलत है, सॉरी, 1 और 2 इज द राइट आंसर। अब आपको पता है किस तरह से इंडियन सिटीजनशिप लूज होती है? पूरा का पूरा सीडीएस में यही क्वेश्चन कॉपीड है, यही क्वेश्चन कॉपीड है, या फिर सीडीएस से इन्होंने उठाया है, या फिर सीडीएस मतलब यूपीएससी ने यहां से ले रखा है। पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन है, पूरा का पूरा। अब दोनों में से किसने किया वो नहीं पता, कॉपी पेस्ट, लेकिन आया तो दोनों जगह पे है। ओके, ये वैसे है, ये मतलब चीजें फॉलो की जाती हैं। रिनंसिएशन मतलब खुद आपने सिटीजनशिप खुद वॉलंटरली गिव अप कर दिया है, या फिर आपने दूसरी कंट्री के ले लिया है, या फिर टर्मिनेट कर दिया है। जैसे कि टर्मिनेट कब की जाती है? गवर्नमेंट खुद टर्मिनेट करती है। जैसे कि आपने फ्रॉडलेंट तरीके से लिया है, जैसे डॉक्यूमेंट दिया है और वो गलत है एक तरह से, पता चला बाद में, उसके बाद, या फिर आप इंडिया वॉर में है किसी एनिमी कंट्री के साथ और आप उसको हेल्प कर रहे हैं, या फिर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के मॉरल प्रिंसिपल को आप नहीं मानते हैं, या फिर ऐसे किसी टेररिस्ट ग्रुप के साथ अटैच हो गए आप, बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर आपने एक्वायर करने के बाद आप 5 साल के भीतर किसी दूसरी कंट्री में जाके आप 2 साल की जेल हो गई आपको, या एक्वायर करने के बाद आप 7 साल किसी ऐसी कंट्री में, मतलब किसी कंट्री में गए और आप 7 साल तक आए नहीं इंडिया में, तो ये सब हो सकता है, मतलब आपकी सिटीजनशिप जा सकती है। ठीक है, चलिए अब अभी इसको पढ़ लीजिएगा यार। ठीक है, इतना टाइम इसके ऊपर नहीं देंगे अभी। अब बताइए इसको, मैच द फॉलोइंग। ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल नंबर 312, क्यों आपको ऐसे डायरेक्टली मैंने कनेक्ट किया? क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज के ऊपर किसकी पावर ज्यादा है? राज्यसभा की ज्यादा पावर है। राज्यसभा ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सकता है, मतलब इसके लिए रिजोल्यूशन ला सकता है विथ 2/3 मेजोरिटी। राज्यसभा को स्पेशल पावर है इसके ऊपर, लोकसभा नहीं ला सकती है। ऑल इंडिया सर्विसेज अगर क्रिएट करना रहा अंडर आर्टिकल नंबर 312, तो कौन लाएगा रिजोल्यूशन? राज्यसभा लाएगी। और राज्यसभा को एक और स्पेशल पावर है आर्टिकल नंबर 249 के अंदर, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 249 क्या है? फॉर मेकिंग अ लॉ फॉर द स्टेट सब्जेक्ट फॉर द नेशनल इंपॉर्टेंस। और ये जो लॉ बनेगा वो 1 साल के लिए एक्टिव रहेगा एट ए टाइम। अगर उसको एक्सटेंड करना है तो 1 साल बाद वापस कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन राज्यसभा ही करेगी। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 360 पढ़ाया हुआ है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे जो स्टेट की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है वो सेंटर के पास आ जाती है। साथ ही साथ आपको अभी सैलरी अलाउंसेस हमने पढ़ा ना, किसमें है? शेड्यूल 2 में आता है सैलरी अलाउंसेस। जितने भी सैलरी अलाउंसेस जिन लोगों को मिल रहे हैं उन सबके कट किए जा सकते हैं, यहां तक कि जज के भी, प्रेसिडेंट के भी, गवर्नर के भी, सबके कम किए जा सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 बहुत बार पूछा गया। फाइनेंशियल किधर गया? फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, ये सब पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब इसको मैच कर लीजिएगा आप, किसमें क्या है, इसके ऊपर ज्यादा टाइम अभी नहीं देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और अभी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यार। अगर आप देखिए, अभी कहां का था भाई? ये 2016 का था ये, और ये कहां का है? ये भी 2016 का। ये प्री का है, और ये कहां का है? ये भी प्री का है। देखिए, ये कॉपी पेस्ट भी करते हैं लोग खुद के क्वेश्चन को। अच्छा, कौन सा है? सेलेक्ट करिए। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 अभी पढ़ा। कैग हमारा आर्टिकल, कैग के लिए तो आर्टिकल जो है ना उसकी पावर ड्यूटीज से रिलेटेड आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 150 तक यहाँ पे पूरा होता है। तो आर्टिकल 148 यहाँ पे होगा इसके लिए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323, और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आर्टिकल 323A। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए
इसमें अब ज्यादा नहीं, क्योंकि आपको पता है तो पता, नहीं पता तो नहीं पता, सीधी बात है इसके अंदर, इसमें ज्यादा दिमाग क्यों लगाना। आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ शेड्यूल, टाइम वेस्ट करो इसमें? बिल्कुल नहीं करो। यहाँ सिक्स शेड्यूल के अंदर 4 स्टेट हैं, कौन से हैं? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर। नहीं भाई, मणिपुर नहीं है, क्या है? मेघालय है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय, मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन है उस हिसाब से जाता हूं। और यहाँ पे चौथा स्टेट क्या है? असम है। कोई टाइम वेस्ट नहीं भाई, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें आप देंगे तो यार बहुत टाइम हो जाएगा। मतलब ये देख बताने का पर्पज है मेरा, ये सॉल्व कराने का पर्पज इसलिए है। क्वेश्चन देखिए कैसे रिपीट होते हैं। देखिए 4 स्टेट है। द आइडिया ऑफ प्रिएम्बल, हमने प्रिएम्बल का आइडिया कहां से लिया? यूएसए से लिया है। हमने फ्रांस से क्या ले रखा है भाई? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है। कनाडा से क्या ले रखा है? द यूनियन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, करेक्ट, यूनियन ऑफ द स्टेट। उसके बाद हमने एक और कंसेप्ट लिया है, गवर्नर की अपॉइंटमेंट, रेसिड्यूरी पावर। तो कनाडा से आपको जो, और जीएसटी जो हमने लिया है ना, जीएसटी जो हमने अडॉप्ट कर रखा है वो भी कैनेडियन मॉडल है, दैट इज अ कनाडा में कंसेप्ट है वो, जिसके अंदर यूनियन के पास थोड़ी ज्यादा पावर होती है। ओके, ये है। इटली से ऐसा कुछ हमने लिया नहीं, इटली से हमने लिया है वैसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, और क्या क्या लिया भाई, ये भी देख लेते हैं। प्रीएम्बल, अगेन फंडामेंटल राइट, दैट इज विल ऑफ राइट। जुडिशियल रिव्यू का हमने कंसेप्ट लिया है। उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी का हमने कंसेप्ट लिया है। ये सारी चीजें हमने यूएसए से ले रखी हैं। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, अगला देखते हैं। मैच लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द आंसर विच इज कोड। देखिए प्रॉपर यहाँ पे नहीं आ पाया वैसे, बट देखते हैं यहाँ पे। आर्टिकल 76 किससे एसोसिएटेड है? देखिए बिना देखे भी लिख सकते हैं इसको, अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 76 इतनी बार रिपीट करा चुका हूं मैं। ओके, आर्टिकल 148 अभी आया था, कैग से एसोसिएटेड। अब यार इसी के पेपर में करते करते आपको कैग का नाम याद हो जाएगा। आपको पता है कैग की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, और रिमूव कैसे किया जाता है? एज सेम प्रोविजन एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जैसे रिमूव किया जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आर्टिकल 131 अलग से बताया है, अलग से प्रॉपर वीडियो है इसके ऊपर। कौन सा है? यहाँ पे जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कौन सा जुरिस्डिक्शन? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 131। इससे पहले के पीआईक्यूज में आ रखा है। और साथ ही साथ कौन कौन सी चीजें यहाँ पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का पार्ट है, जो कि इंटर गवर्नमेंटल है। इंटर गवर्नमेंटल मतलब एक साइड है इंडियन गवर्नमेंट, दूसरी साइड है स्टेट गवर्नमेंट, एक साइड महाराष्ट्र गवर्नमेंट, दूसरी साइड कर्नाटक गवर्नमेंट। ये भी होता है यहाँ पे, मतलब 2 गवर्नमेंट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है, आप डायरेक्टली जाइए। लेकिन रिवर डिस्प्यूट के लिए जाएंगे? नहीं जाएंगे, मतलब डायरेक्टली नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है, उसके ऊपर हाई कोर्ट भी आता है, मतलब हाई कोर्ट के साथ वो शेयर किया जाता है। ठीक है, और क्या बचा? 75 अपॉइंटमेंट ऑफ द पीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर्स की बात हो रही, तो ये आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, मैच कर लीजिएगा, ये ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया। ओके, आगे देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन है यार, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये शेयर भी करता हूं। अब इसको 4th शेड्यूल किससे डील करेंगे यार? एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। पॉलिटिकल डिफेक्शन 10th शेड्यूल। पंचायत सिस्टम 11th शेड्यूल। लैंग्वेज 8th शेड्यूल। लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, चलिए पढ़ लीजिएगा इसको। 11th शेड्यूल किससे डील करता है? पढ़ना ही नहीं है, पंचायती राज। अभी म्युनिसिपैलिटी 12th शेड्यूल। सेंट्रल स्टेट रिलेशन, यहां पे अगर बात करो तो 7th शेड्यूल की बात कर लेगा ये, आर्टिकल 246। ठीक है, रिमूवल ऑफ द करप्शन, ये तो कुछ है नहीं यहाँ पे, बट ठीक है चलिए। सोल की बात हो रही है। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? सोल देखिए क्या है? राइट टू रेमेडीज। राइट टू रेमेडीज क्या है? आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 कहां पे आता है? फंडामेंटल राइट। तो जाऊं मैं फंडामेंटल राइट, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज सीधा दे ही रखा है इन्होंने। चलिए, दैट इज आर्टिकल नंबर 32। किसने बोला है हार्ट एंड सोल? हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल 32 क्या है? रिट्स की बात करता है। अलग से रिट्स आपको पढ़ाए हैं मैंने, रिट्स की बात करते हैं यहाँ पे। कितने टाइप के रिट्स है हमारे पास? 5 टाइप के रिट्स है, हिबस कर्पस, मैंडेमस, क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन और सिरोसरी। ठीक है, अब वो किसके लिए क्या होते हैं वो अलग से कभी और, ठीक है, वो कराए हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे और कुछ नहीं, यहाँ पे तो नहीं। अब यहाँ पे फंडामेंटल राइट किससे, कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 पार्ट 3। डीपीएसपी आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 पार्ट 4। प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसमें? केशवानंद भारती किसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following feature of citizenship in India is correct? कौन सा फीचर करेक्ट है? डुअल सिटीजनशिप ना भाई। सिंगल सिटीजनशिप ऑफ ए स्टेट, हाँ सिंगल सिटीजनशिप, अच्छा बहुत कंफ्यूजिंग है यहाँ पे। सिंगल सिटीजनशिप ऑफ ए स्टेट एंड सिंगल सिटीजनशिप ऑफ होल ऑफ इंडिया। हाँ भाई, हम होल ऑफ इंडिया के हैं ना, हम होल ऑफ इंडिया के हैं।
डुअल सिटीजनशिप ना भाई, डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप फॉर होल ऑफ द कंट्री। तो वी आर गोइंग विद द सी हियर। देखिए रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कंसेप्ट लिया है सिंगल सिटीजनशिप का, ठीक है। सोर्सेज भी आप साथ में देखते रहिए, काफी सोर्सेज भी यहाँ पे कवर हो गया। ऑस्ट्रेलिया का हमने कवर कर लिया, ठीक है। लास्ट वाला वीडियो में हमने जस्टिस के बारे में सॉल्व किया था, इकोनॉमिक पॉलिटिकल और सोशल जस्टिस हमने रशियन रिवॉल्यूशन से लिया। काफी चीजें देखिए, ऐसे पढ़ते पढ़ते ही ये सब चीजें होती हैं। अलग से आप बोलिए कि सोर्स क्या करिए, वो भी पढ़िए, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा आपको कि सोर्स अलग से मत पढ़िए, वीडियो है मेरा उसको देखिए, लेकिन अब रिवाइज करना है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। आप हर बार बैठ के रिवाइज नहीं कर सकते, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको सारे डॉट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे, तब जाके आप चीजें कनेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फेडरल कोर्ट, देखिए फेडरल कोर्ट 1937 में सेटअप होता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद सेटअप किया जाता है। उस टाइम तो फेडरल गवर्नमेंट की भी बात की गई थी, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को इन्होंने कोई काम नहीं किया, तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव है, ठीक है। यहां पे 1909 में क्या हुआ था, कम्युनल अवार्ड हुआ था, जिसके अंदर मुस्लिम्स को सेपरेट यहां पर रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ 1919 डायरकी लाया गया था, डायरकी, ठीक है। पर ट्रांसफर सब्जेक्ट अंदर रिजर्व सब्जेक्ट की बात की गई थी इस टाइम पे, ओके। विच आर द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, अच्छा कौन कौन है। जवाहरलाल नेहरू नहीं है भैया, और सरदार पटेल नहीं है यहाँ पे, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू नहीं है। एन गोपाला स्वामी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अय्यर, और साथ ही साथ हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, टी कृष्णमाचारी, ठीक है, ये लोग हैं यहाँ पे। तो इनके नाम आपको पता होना चाहिए। इनके ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन था, बाबा साहब अम्बेडकर थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जी नहीं थे, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे देखिए इसके मेंबर्स के नाम प्लीज रटिए, जैसे भी करिए। अभी ऑप्शन में देखिए, इससे पहले भी अय्यर का नाम आ चुका है, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर का नाम आ चुका है, और यहाँ पे किसका है, अम्बेडकर साहब का नाम तो आपको याद ही रहता है, कृष्णमाचारी का नाम याद रखिए, ठीक है। इतने भी रखेंगे। के एम मुंशी हो गए। बाकी एक बार एग्जाम में इनका भी पूछा हुआ है, मोहम्मद सदुल्ला, सीडीएस में पूछा हुआ था कि ऑप्शन में दे रखा था, मोहम्मद सदुल्ला का नाम दे रखा था। तो ऑप्शन से भी अगर एक दो बार गो थ्रू करेंगे तो आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सरदार पटेल नॉट पार्ट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, ऑल्दो दे वर द की फिगर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आपको पता ही है। हु इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, उस टाइम जो सीडीएस में पेपर था ना, उसमें बी एन राव का ऑप्शन में नाम था, उसमें डायरेक्टली पूछा था कि आउट ऑफ द गिवन फोर कौन नहीं है, तो बी एन राव थे उसमें, बी एन राव वाज नेम गिवन देयर, सो बी एन राव इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। देखिए अब खुद इसमें देखिए, के एम मुंशी कहां थे, के एम मुंशी का नाम आया ना इधर, ये देखिए के एम मुंशी, अंबेडकर साहब, ये नाम आपको रिपीट मिलेंगे। तो के एम मुंशी इज अ पार्ट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। देखिए राजेंद्र प्रसाद इसके क्या थे, चेयरमैन थे ना, किसके चेयरमैन थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, सॉरी फर्स्ट चेयरमैन, माय मिस्टेक, प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। अंबेडकर साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। बी एन राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, काफी अच्छे एडवाइजर्स थे इनके। एडवाइस क्या कंट्रीब्यूशन, प्रिपेयरिंग द इनिशियल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोवाइडिंग लीगल एक्सपर्टीज एंड द रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज, और असिस्ट किया था ड्राफ्टिंग कमेटी को इन्होंने। काफी बड़ा नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी, मतलब एडवाइजर के लिए, इसलिए भाई इनका बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इनके लिए, ठीक है, बी एन राव का नाम। द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज चेयर्ड बाय, किसने चेयर किया था, सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि टेम्पररी थे, इंटरिम हेड थे। आपको पता है उस टाइम पे फॉलो किया जाता था कि भाई जिसकी सीनियर मोस्ट होगा उसको हम बनाएंगे, तो सच्चिदानंद सिन्हा वाज द, वैसे इनको हम बोलते हैं क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार, बिकॉज बिहार की गवर्नमेंट, मतलब बिहार के लिए ना काफी ज्यादा इन्होंने काम किया है, बिहार के हैं वैसे, तो क्रिएटर ऑफ द मॉडर्न बिहार इनको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब यहां पे इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम, कौन है सुप्रीम यार, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है हमारे पे। अभी लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा ना, लिमिट करता है गवर्नमेंट को, लिमिटिंग गवर्नमेंट की बात की जाती है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ पे सुप्रीम है। पार्लियामेंट कहां सुप्रीम है, पार्लियामेंट ब्रिटेन में सुप्रीम है, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेन है, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रखा गया है, ठीक है। जो लॉ बनेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं होगा कोई भी चीज। चलिए इसमें ज्यादा को समझाने के लिए नहीं है। एंड पार्लियामेंट इज बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट मेक लॉ दैट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर, आपको पता ही है, तो हमारे यहाँ पे ओके। विच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन्वेस्टिज द 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत, 3 टायर में यहाँ पे पार्ट 9 आता है, पार्ट 9, और पार्ट 9A किस में आता है, पार्ट 9A इज नथिंग बट अ म्युनिसिपैलिटी,
और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या अर्बन लोकल बॉडी जो बोलिए आप। और पार्ट 9 किस में आता है? पार्ट 9 आता है पंचायत के लिए। तो आप, और पार्ट 9 को कब ऐड किया गया था? पार्ट 9 ऐड को गया था 73rd अमेंडमेंट के बाद, और पार्ट 9 ऐड किया गया था 74th अमेंडमेंट के बाद। कौन से शेड्यूल में है? ए है 11th शेड्यूल में, ए है 12th शेड्यूल में। ठीक है, कितने सब्जेक्ट यहाँ पे इनको दिए हैं? इनको 29 सब्जेक्ट दिए हैं, इनको 18 सब्जेक्ट दिए हैं। ठीक है, चलिए ये पता होना चाहिए आपको। देखिए, ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद। ठीक है, पार्ट 10 डील करता है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया से, पार्ट 11 डील करता है यूनियन एंड द स्टेट के रिलेशन से, और पार्ट 12 डील करता है फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट से डील करता है। चलिए, इतना नहीं पूछा जाएगा, बट अब क्या भरोसा। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, बात खत्म। ये पूरा का पूरा डीपीएसपी है, खुद देख सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तुरंत कुछ दिनों पहले उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लगाया है, आर्टिकल 44 में है। हमारे गांधी जी का प्रिंसिपल है आर्टिकल 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, बहुत बार पूछा हुआ है। फ्री इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, हमने इसको 42nd अमेंडमेंट के बाद ऐड किया था। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आर्टिकल नंबर 50 में है, आर्टिकल नंबर 48 में नहीं है। आर्टिकल नंबर 48 में हम बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की। ठीक है, हम बोलते हैं ना, आज हम बोलते हैं मीट नहीं खाएंगे, ये सब हम बात करते हैं ना। कैसे बात करते हैं? हमारे लिखा हुआ है यहाँ पे। आज हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर की, हमारे यहाँ पे दिया हुआ है सब, आपको पता है ना। इट इज अ गाइडलाइन, इट इज अ गाइडलाइन फॉर द सेंटर। तो सेंटर के लिए गाइडलाइन है, लेकिन सेंटर को जरूरी है फॉर द गुड गवर्नेंस सारे काम, इस सब चीजों के ऊपर काम करना। ओके, मेक श्योर करना कि लोगों को ये सब चीजें मिले। आगे देखते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 50, सो इनकरेक्ट। ओके, और आर्टिकल 48 में क्या दिया है? सॉरी, आर्टिकल 48 में यहां पे दिया है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Which of the following is a contempt to prescribe, competent to prescribe condition for acquisition of citizenship? कौन करेगा भाई? आपको यहाँ पे इलेक्शन कमीशन करेगा लगता है? प्रेसिडेंट नहीं, पार्लियामेंट को यहाँ पे लॉ है, पार्लियामेंट कर सकता है, पार्लियामेंट इसके लिए लॉ बना सकता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आपको बताया था मैंने। और सिटीजनशिप के अंदर जो बदलाव लाना है कैसे लाया जा सकता है? बाय द सिंपल मेजोरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जरूरत नहीं है। शाहीन बाग के 2020 का बहुत सिंपल सी बात है, सिटीजनशिप अमेंड करना है, पार्लियामेंट कर सकती है, पार्लियामेंट को पूरी पावर है करने की। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 किया गया था अमेंड। आर्टिकल नंबर 5 से 12 पार्ट 2। ओके, आर्टिकल 11 स्पेसिफाई एम्पावर पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट टू सिटीजनशिप बाय लॉ। तो पार्लियामेंट को पूरी पावर है। ठीक है, यहां पे स्टेट लेजिस्लेचर की बिल्कुल पावर नहीं है। सिटीजनशिप इज अ यूनियन सब्जेक्ट। ओके, सो दिस इज फॉर द टुडे। और देखिए बहुत सारे क्वेश्चन अब ये देखिए, अब स्टेट पीसेस आपने सॉल्व किया, काफी चीजें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए और आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। तो इसके लिए आपकी थोड़ी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। कितनी चीजें यहाँ पे रिपीट हुई आपने खुद देखी। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यू। पीवाईक्यू हमारा ऐसे चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, आपको गारंटी देता हूं रुकेगा नहीं। और जल्दी से जल्दी मैं इसको पीवाईक्यू सीरीज इसका जो है कंप्लीट करूंगा, एक बार मैराथन भी लाऊंगा। और अभी इसके बाद खत्म होगा, देन आई विल स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स एंड अदर सब्जेक्ट। ओके, बट फर्स्ट आई ट्राई टू कंप्लीट द इंडियन पॉलिटी। काफी इजी सब्जेक्ट है, मैं आपको बोलता हूं, अगर आपने ढंग से पढ़ा मार्क्स पूरे के पूरे आएंगे आपके। अगर जितने भी क्वेश्चन आ जाए 15, अगर आप सीडीएस का पेपर देते हैं 15 से 20 के बीच में इसका क्वेश्चन का मार्जिन होता है, 15 से 20 के बीच में आते हैं, जितने आएंगे आप, मैं गारंटी लेता हूं आप उतने का अटेम्प्ट करेंगे, अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे और सही करेंगे। ओके, थैंक यू। बट ये कंडीशन है, मेरे साथ बने रहिए और वीडियोस को जरा शेयर करिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, थोड़ा सा यहाँ पे होना पड़ता है सेल्फिश। थैंक यू वेरी मच।